हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है और बहुत ध्यान से ही सुनिएगा। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इससे पहले भी हमने आपको मैटर दिया है। वो चैनल दूसरा था और ये चैनल दूसरा है। उस चैनल का नाम था जीएस टारगेट पॉइंट, जो किसी कारणवश बाधित हो गया और उसे हमने क्या किया, बंद कर दिया है। एक नए चैनल को हमने स्टार्ट कर दिया है और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ये बात ज़रूर पहुंचाइएगा। बस यही आपसे कहना था। आइए हम आपको एक नए टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जो इतिहास से प्रारंभ करेंगे हम। तो इतिहास में हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास का पहला भाग है। इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होता है। 1206 से 1760, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होता है और औरंगजेब के शासनकाल तक चलता है। इसमें दो पार्ट है, दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है। तो हम अभी दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ेंगे, हम अभी मुगल काल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम दिल्ली सल्तनत से पहले 1206 से पहले कुछ मुस्लिम आक्रमण हुए थे भारत में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत पे अरबों का आक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम थे और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ईरान के शासक अल हज्जाज के दामाद और भतीजे थे, जो उनके मुख्य सेनापति थे। इन्होंने ही, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध पर पहली बार 712 में आक्रमण किया था। सिंध पर विजय प्राप्त की। सिंध के शासक दाहिर रहते हैं। सिंध की राजधानी अरौर होती है और जब 712 में युद्ध होता है तो दाहिर साहब पराजित होते हैं, अर्थात मारे जाते हैं। उनकी एक पत्नी तथा दो पुत्री को बंदी बनाकर खलीफा के पास सौंप दिया जाता है और उसके बाद मुल्तान पे भी आक्रमण करते हैं। तो मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रखते हैं और अरबों के आक्रमण के बाद भारत में क्या प्रभाव पड़ा, आइए आप थोड़ा सी चर्चा करते हैं। चर्चा यह है कि भारत पर अरबों का आक्रमण हमने दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। अब सिंध के बारे में चर्चा करते हैं। सिंध क्या है? सिंध एक गुजरात का उत्तरी भाग है, जिसका नाम सिंध कहा जाता था और उसका एक बंदरगाह रहता है जिसका नाम था देवल। देवल में कुछ लुटेरे होते हैं। इन्हीं के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिंध पर अरबों का आक्रमण की जानकारी ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। तो सिंध के युद्ध अर्थात सिंध पर आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा नामक से मिलती है। और सिंध का शासक दाहिर रहते हैं, राजधानी अरौर रहती है। वो युद्ध में मारे जाते हैं। दाहिर की पत्नी रहती है लाडी रानी और दो पुत्री होती है सूर्य देवी और परमल देवी, जो युद्ध में पराजय के बाद इन्हें क्या किया जाता है? बंदी बनाकर खलीफा के पास, अर्थात सुल्तान के पास, खलीफा के पास क्या किया जाता है? खलीफा के पास सौंप दिया जाता है। अब सिंध का जो बंदरगाह रहता है वो देवल होता है। सिंध का बंदरगाह रहता है देवल होता है। अब थोड़े से बारे में हम ईरान के बारे में चर्चा करते हैं। ईरान का एक शासक रहते हैं, हमने बताया था आपको। ईरान के शासक अल हज्जाज रहते हैं, जिसके दामाद और भतीजा उनका मुख्य सेनापति रहता है, जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उनका दामाद भी रहता है, उनका भतीजा भी रहता है, मुख्य सेनापति रहता है। और जब सिंध पर आक्रमण करता है तो उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की रहती है। 17 वर्ष में वो क्या किया, सिंध पर आक्रमण किया था। अब देखें, जब सिंध पर आक्रमण कर लेता है, सिंध को जीत लेता है, अपने अंडर में कर लेता है, तो वह मुल्तान की तरफ बढ़ता है। सिंध को जीतने के बाद वह मुल्तान की तरफ बढ़ता है। अब मुल्तान में
मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारा सोना उपलब्ध हुआ था, बहुत सारे सोनों को उसने क्या किया था, लूटा था, जिसे अत्यधिक मिलने के कारण कहता है मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को सुल्तान से अत्यधिक सोना मिलने के कारण मुल्तान का नाम उसने क्या किया, स्वर्ण नगरी रखा था। अब है सिंध विजय के बाद क्या परिणाम निकलता है। परिणाम ये निकलता है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुसलमानों पर सबसे पहले जजिया कर प्रारंभ करता है। अब दूसरी पॉइंट है, अरबों ने सिंध में क्या करते हैं, ऊंट पालन प्रारंभ करते हैं। ऊंट पालन सबसे पहले क्या करते हैं, ऊंट का पालन प्रारंभ करते हैं और खजूर की खेती प्रारंभ करते हैं। दूसरा है, अरबों ने क्या किया था, सिंध में दिरहम नामक एक सिक्के को चलाया था। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी चचनामा में, और सिंध का शासक क्या नाम था, दाहिर था, राजधानी अरौर है, और दाहिर की पत्नी रानी लाडी सूर्य देवी और परमल देवी है, और सिंध का प्रमुख बंदरगाह कौन था, देवल था। हमने आपको ये बताना भूल गया कि सिंध पर आक्रमण होने का क्या कारण था। तो सिंध पर आक्रमण होने का कारण दोस्त, आप भारत के दक्षिण में जाएंगे तो श्रीलंका पड़ता है, और उत्तर पश्चिम में अरब पड़ता है, जो अरब सागर भी होता है, और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र के आगे जब पश्चिम में बढ़ेंगे तो एक मरकान तट पड़ता है, और मरकान तट के ही आसपास देवल पड़ता है। देवल एक सिंध का बंदरगाह रहता है। तो देवल में समुद्री लुटेरे होते हैं। अब समुद्री लुटेरे के कारण हमने बताया था कि सिंध पर आक्रमण होता है। तो क्या होता है, क्योंकि श्रीलंका से लदी हुई माल की जहाज़ थी जो अरब की ओर जा रही थी, अर्थात ईरान को जा रही थी। उस पर मुस्लिम महिलाएं भी, नवयुवक महिलाएं भी बैठी हुई थी। तो जब वो देवल की तरफ बढ़ती है तो देवल के समुद्री लुटेरे क्या करते हैं, उसे लूट लेते हैं और मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी सूचना अल हज्जाज को मिलती है। अल हज्जाज दाहिर को सूचित करता है कि अपने इन लुटेरों को दंडित करे। दाहिर ने जवाब दिया कि नहीं, वो क्षेत्र हमारे अधीन नहीं है, अर्थात लुटेरे हमारे अंडर में नहीं है। जिससे नाराज होकर अल हज्जाज ने अपने मुख्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण अर्थात सिंध पर आक्रमण करने का आदेश देता है, जो 1712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण अर्थात सिंध पर आक्रमण करता है। तो ये आक्रमण की जानकारी आपके बारे में आपको बने। अब दूसरा टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर ये तो अरब है, मुस्लिमों में ये अरब है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अब देखा जाए कि तुर्क कौन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गजनवी। एक नाम सुना हुआ महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी अभी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। महमूद गजनवी के पूर्व में कुछ उसके वंशज हैं, उनके बारे में गजनी में गजनवी वंश की स्थापना से प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि गजनवी में एक नाम है अलप्तगीन। जब अरब द्वारा आक्रमण होता है तो कुछ तुर्क होते हैं जो अरब आक्रमण के समय वह तुर्किस्तान को पलायन कर जाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया तुर्क। अब देखें तो तुर्क में सबसे पहले अलप्तगीन था। अलप्तगीन ने जब गजनी पहुंचता है, अरबों के विद्रोह अर्थात आक्रमण के कारण जब गजनी पहुंचता है तो गजनी में गजनवी वंश की स्थापना अलप्तगीन करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि गजनवी वंश की स्थापना किसने किया, तो अलप्तगीन ने किया। अब यह है जो गजनवी वंश है, ये जो गजनवी वंश है इसे यामीन वंश भी कहा जाता है। इसे यामीन वंश यानी गजनवी वंश को यामीन वंश भी कहा जाता है। अब जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुछ शासक होते हैं जिसका नाम है इसहाक, बलतगीन और पिराई के बाद सुकुप्तगीन आते हैं।
तो सुबुक्तगीन के बारे में ये मुख्य रूप से चर्चे में रहते हैं। तो सुबुक्तगीन के बारे में चर्चा किया जाता है। सुबुक्तगीन जो है अलप्तगीन का दास था। सुबुक्तगीन जो था अलप्तगीन का दास था और वो अलप्तगीन के साथ युद्ध में बहुत वीरता पूर्वक युद्ध में लड़ता है, अपनी वीरता को प्रदर्शन करता है, जिससे खुश होकर वह उस सुबुक्तगीन उसे अपना दामाद भी बना लेता है। अब सुबुक्तगीन ने भारत पर तो आक्रमण किया, सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण तो किया। तो सुबुक्तगीन का प्रथम आक्रमण कहाँ था कि यह प्रथम आक्रमण था, उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि सुबुक्तगीन ने सबसे पहले किस शासक से परास्त किया था? तो हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। तो कुछ समय बाद सुबुक्तगीन की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद जो है यह सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। सुबुक्तगीन ही पहला ऐसा शासक था, तुर्क शासक था, जिसने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। अब आगे चलते हैं। तो जब सुबुक्तगीन मर जाते हैं तो इनके दो पुत्र होते हैं। एक बड़ा पुत्र होता है जिसका नाम रहता है महमूद गजनवी, वो गद्दी पर बैठता है, यानी गजनी के गद्दी पर बैठता है। वह सुबुक्तगीन का क्या होता है? पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है। यह दोस्त, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि महमूद गजनवी ने दो उपाधि को धारण किया था, एक यामीन उद दौला, एक अमीन उल मिल्लत। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पुटअप कर चुका है कि महमूद गजनवी ने दो उपाधि कौन कौन सी धारण की थी? यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत नाम से उपाधि को धारण किया था। अब महमूद गजनवी के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार तक उसने क्या किया? 17 बार आक्रमण किया। तो हम 17 को तो चर्चा में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है और कोई बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं है। हमने कहा कि मेन टॉपिक हमको एकदम बिल्कुल क्रीम के साथ साथ घी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 17 बार आक्रमण की जानकारी देता कौन है। तो एक नाम है दोस्त, इसको याद करिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि एक इतिहासकार रहते हैं जिसका नाम रहता है हेनरी एलियट। हेनरी एलियट ने महमूद गजनवी को 17 बार भारत पर आक्रमण करने का उल्लेख किया है। और वह कब से कब तक करता है? वह आक्रमण, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है और अंतिम आक्रमण जो होता है, 17वां आक्रमण होता है, वो 1027 में होता है, जो जाटों के विरुद्ध होता है। तो आइए 2-3 हम युद्ध मुख्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य की सीमा पर उसने प्रारंभ किया था, अर्थात सीमा पर ही था, वहां से महमूद गजनवी फिर वापस चला जाता है। अब दूसरा आक्रमण क्या किया था? दूसरा में हिंदू शाही राज्यपाल पर, अर्थात जयपाल वहां का शासक रहता है। और जब वहां पर बार बार महमूद गजनवी जयपाल पर बार बार आक्रमण करता है और बार बार जयपाल पराजय होता है, जिससे शर्मिंदा होकर जयपाल आत्महत्या कर लेता है। उसकी राजधानी रहती है उदय भांडपुर रहती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा शासक है, वह कौन सा हिंदू शासक था जो महमूद गजनवी से बार बार पराजित हो जाने के बाद वह आत्महत्या कर लिया। तो आप दोस्त क्या बताएंगे कि जयपाल था। जयपाल आक्रमण बार बार पराजय के कारण उसने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया। जिसकी राजधानी पूछता कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदय भांडपुर थी। अब बीच में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, उसका वर्णन हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। और आगे चलते हैं। अब 16वां जो आक्रमण था उसका महमूद गजनवी का, वो सोमनाथ, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर जो शिव मंदिर के नाम से चर्चित और बहुत ही उसमें धन
हुआ करता था। इसके बारे में मोहम्मद बिन कासिम सुन रखा था। उसने सोमनाथ के मंदिर पर क्या करता है, आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में। वो 16वां आक्रमण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। और वहाँ का शासक भीमदेव प्रथम थे। यहाँ पर सोमनाथ को खूब लूटता ही रहा। कुछ दिनों तक सोमनाथ के मंदिर के आस पास रहकर सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। बहुत सारे धन को उसने प्राप्त किया। अब सोमनाथ को जब लूट कर वह अपने गजनी जा रहा था वापस, तो बीच में कुछ जाट और खोखर जातियां थी जो महमूद गजनवी को परेशान करती थी। तो इसका जवाब देने के लिए महमूद गजनवी 1027 में जाटों पर आक्रमण करता है। तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था 1027 में जाटों के विरुद्ध। हमने बताया कि ये जाट के विरुद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि जब सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जा रहा था तो जाट उसे काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो ये अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। अब महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यही था दोस्त कि धन को लूटना। बल्कि अरबों का ये मुख्य उद्देश्य था कि धन की भी प्राप्ति, साम्राज्य की भी प्राप्ति और अपने धर्म का प्रचार भी करना। लेकिन तुर्कों का मुख्य उद्देश्य, महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था धन को प्राप्त करना। अब महमूद गजनवी के कुछ दरबार में इतिहासकार होते हैं। तो उनके बारे में प्रमुख है कि एक रहते हैं अलबरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद की रचना की थी। दूसरे हैं उतबी, जो महमूद गजनवी के इतिहासकार होते हैं, दरबारी इतिहासकार होते हैं। और चौथे हैं फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा की चर्चा की है या शाहनामा लिखे हैं। चौथे हैं बैहाकी और फारूकी। ये सब जितने भी इसके दरबार में थे, इन्होंने क्या किया था, महमूद गजनवी के बारे में बखूबी से वर्णन किया है। तो ये दोस्त हम तुर्कों के बारे में, आक्रमण के बारे में आपको ये चर्चा किए हैं। और आज यहीं तक। कल हम आपको बताएंगे दूसरे पार्ट में मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश को। बल्कि कुछ ऐसे मैटर हैं हम कल प्रदर्शित करेंगे और इसके आगे हम पढ़ाएंगे। और आपसे दोस्त यही गुजारिश है, सुरेश सर आपसे बार बार कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए। यही सुरेश सर से निवेदन है। धन्यवाद।